नाउ हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है फिजिबिलिटी स्टडी। सो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। जस्ट वन सेकेंड। यस। हाँ, तो आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? तो फिजिबिलिटी स्टडी बेसिकली एक तरह का स्टडी है जो आपको बताता है कि कोई भी प्रोजेक्ट करने लायक है या नहीं, कि उस प्रोजेक्ट को करना हमारी कंपनी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फिजिबल है कि नहीं। तो जनरली क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी भी एक तरह का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी भी हम लोग स्टार्टिंग के फेज में ही करते हैं। Now, that helps the management to take decision about whether a study of system should be feasible for development or not. मतलब फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है, स्टार्टिंग का ही पार्ट है, जो कि मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि हम जिस सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं वो फिजिबल है कि नहीं, डेवलपमेंट के लिए इसको डेवलप किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसके अंदर कुछ चीजें होते हैं, जैसे इट बेसिकली क्या होता है, इट आइडेंटिफाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। पहले तो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज है, या नया सिस्टम ही हमको डेवलप करना पड़ेगा। एंड प्रोड्यूस रिफाइन एस्टिमेट्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। और इन सब के आधार पे वो रिफाइन एक एस्टिमेट बनाता है कि हमारा सिस्टम आगे जब डेवलप होगा तो क्या क्या हमारा लगने वाले हैं, कितना एस्टिमेट है उसका। नाउ नेक्स्ट, इट इज यूज टू ऑब्टेन द आउटलाइन ऑफ द प्रॉब्लम। ये आउटलाइन देखता है प्रॉब्लम के, एंड डिसाइड वेदर फिजिबल और एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। मतलब जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम का कोई एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, इनके बारे में देखता है। मेन ऑब्जेक्टिव फिजिबिलिटी स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? एक्वायर प्रॉब्लम स्कोप। मतलब प्रॉब्लम स्कोप को देखना कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, देखो फिजिबिलिटी स्टडी सॉल्यूशन से पहले होता है कि एक्वायर मेनली ये प्रॉब्लम के स्कोप को देखता है कि प्रॉब्लम का स्कोप कितना बड़ा है, कैसे है, कहाँ कहाँ उसका स्कोप है प्रॉब्लम का, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। Now, the output of feasibility study is a formal system proposal act as a decision document। मतलब फिजिबिलिटी स्टडी का जो आउटपुट निकलता है, जो रिपोर्ट बन के आता है, वो बेसिकली एक तरह का प्रपोजल हो जाता है डिसीजन डॉक्यूमेंट का, कि उसी के आधार पे हम डिसीजन लेते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आया है या जो भी प्रोडक्ट हमको करना है, प्रोजेक्ट करना है, वो करने लायक है या नहीं। मतलब बेसिकली फिजिबिलिटी रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम लोग किसी प्रोजेक्ट के बारे में ये समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं। क्योंकि इसके अंदर हम लोग जितने भी टेक्निक्स होते हैं या जितने भी उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं, सबका फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि किसमें कितना लागत है, कितना बेनिफिट होने वाला है, ये सारा चीज। मेनली फिजिबिलिटी स्टडी के कुछ स्टेप्स होते हैं कि क्या क्या हम लोग काम इसमें करते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। अब इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सा स्टेप फॉलो होता है, इसमें क्या क्या किया जाता है। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन फिजिबिलिटी एनालिसिस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट टीम बनाया जाता है और उसका एक लीडर अपॉइंट किया जाता है। दूसरा, डेवलप सिस्टम फ्लो चार्ट। सिस्टम का फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट ऑलरेडी आप लोग जानते हो क्या होता है, कि सिस्टम का फ्लो दिखाते हैं उसमें। उसके बाद आइडेंटिफाई द डिफिशियंसीज
ऑफ करेंट सिस्टम एंड सेट गोल्स। मतलब जो हमारा करेंट सिस्टम है उसके डिफिशियंसीज क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और एक गोल सेट करना कि इन्हें ठीक कैसे करना है। और अगला स्टेप होता है इनुमरेट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ये जो डिफिशियंसीज हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के ऑल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कौन कौन सा है, और पोटेंशियल कैंडिडेट सिस्टम टू मीट गोल, और हमारे गोल को पूरा करने के लिए और भी कोई कैंडिडेट सिस्टम या कोई और भी अल्टरनेटिव मेथड है क्या। उसके बाद डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ ईच अल्टरनेटिव। जितने भी अल्टरनेटिव देखा गया उन सब के फिजिबिलिटी को डिटरमाइन करना। फिजिबिलिटी किस तरह से, तो टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं, मतलब जो भी एक काम को करने के चार तरीके हैं वो चारों तरीके मुझे आता है कि नहीं। उसके बाद ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, उसको ऑपरेट किया जा सकता है कि नहीं, इनके बारे में। उसके बाद with the performance and cost effectiveness of each candidate system। जितने भी सिस्टम मिले हर सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसा है, उनका कॉस्ट कितना इफेक्टिव है, मतलब इफेक्टिव कहने का मतलब ऐसा ना हो कि जितना लागत हो उससे ज़्यादा नुकसान, जितना बेनिफिट हो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाए। यानी कॉस्ट और बेनिफिट का एक एनालिसिस होना चाहिए कि हाँ कहीं न कहीं से हमें फ़ायदा पहुंचना चाहिए कंपनी को, जितना उसमें कॉस्टिंग लगाए उस प्रोजेक्ट को बनाने में उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट होना चाहिए। उसके बाद रैंक द अदर अल्टरनेटिव। जितने भी अल्टरनेटिव हैं उनको रैंक करते हैं कि सबका एक रैंक बनाते हैं। मान लो किसी काम को करने के लिए 10 अल्टरनेटिव मिले तो उस 10 का एक रैंकिंग किया जाता है कि कौन सबसे बेहतर है, फिर उससे खराब कौन है, फिर उससे अच्छा कौन है, मतलब इस तरह से। एंड उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट सिस्टम है, जो बेस्ट सिस्टम है उसे हम लोग चूज करते हैं। उसके बाद प्रिपेयर अ सिस्टम प्रपोजल। उसके आधार पर एक सिस्टम का प्रपोजल बनाया जाता है जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है, मैनेजमेंट को भेज दिया जाता है अप्रूवल के लिए। तो ये स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में। बेसिकली ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स के आधार पे ही हम लोग कोई भी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के टाइप्स। बेसिकली ये चार पांच तरह के होते हैं। तो पहला हम लोग वन बाय वन फिजिबिलिटी स्टडी का टाइप देखते हैं। यस, तो टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। तो बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी के कुछ टाइप्स होते हैं, जिनमें से जो मेन फिजिबिलिटी स्टडी का टाइप है, पहला टाइप है हमारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक मतलब ऑब्वियस सी बात है ये कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से है कि जितना कॉस्टिंग लगा उसके आधार पे बेनिफिट हमको मिल रहा है कि नहीं। तो इट इवेलुएट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ कैंडिडेट सिस्टम बाय यूजिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट को देखता है कि हमारा जितना कॉस्टिंग लगा उसके आधार पे बेनिफिट हमको मिल रहा है कि नहीं। ये बेसिकली क्या करता है, डिमोन्स्ट्रेट करता है नेट बेनिफिट, कितना बेनिफिट हुआ फ्रॉम द कैंडिडेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नेट बेनिफिट कितना निकला, यानी कि कितना हमको इस नए सिस्टम से प्रॉफिट हुआ और कितना हमारा कॉस्ट गया, इन सब के आधार पे नेट बेनिफिट निकालता है। उसके बाद द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एनालिसिस, मतलब जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी करते हैं उसका जो मेन एम या मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट ऑफ कैंडिडेट सिस्टम बिफोर इन्वेस्टमेंट फंड्स आर कमिटेड टू प्रपोजल। मतलब कोई भी फंड इन्वेस्ट करने से पहले हमको ये देख लेना जरूरी है कि इसको हम जहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां से हमें बेनिफिट होने वाला है या नहीं। Now, it prefers the alternative which will maximize the net worth of organization by earliest and highest return of fund। मतलब ये मेनली उस अल्टरनेटिव को प्रीफर करता है जो हमारे कंपनी के नेट वर्थ को मैक्सिमाइज करे, अर्लीस्ट जल्दी से जल्दी मैक्सिमाइज करे, या हाईएस्ट रिटर्न दे फंड पे, along with the lowest level of risk, और रिस्क भी कम हो। डेवलपमेंट में जो भी कैंडिडेट सिस्टम हम लोग बनाने जा रहे हैं उसके डेवलपमेंट में रिस्क कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो। यही चीज हमारा देखा जाता है इकोनॉमिक
फिजिबिलिटी में। इसके अलावा और भी फिजिबिलिटी के टाइप्स हैं। जैसे एक टाइप है हमारा, नेक्स्ट है टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम लोग बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें देखते हैं कि जितने भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं हमारे, जैसे ये है हमारा टेक्निकल फिजिबिलिटी। जो भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है क्या उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, इट इन्वेस्टिगेट्स द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ ईच इम्प्लीमेंटेशन अल्टरनेटिव। जितने भी अल्टरनेटिव मेथड हमको मिले, उसका जितना भी सॉल्यूशन मिला, उन सब का टेक्निकल फिजिबिलिटी देखा जाता है। इट एनालाइजेज एंड डिटरमाइंस whether the solution can be supported by existing technology or not। मतलब ये एनालाइज करता है और डिटरमाइन करता है कि जो भी प्रपोज्ड सॉल्यूशन है वो हमारे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा सपोर्टेड है कि नहीं। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिसका हम यूज करते हैं, उनके द्वारा वो काम हो सकता है कि नहीं। नाउ द एनालिस्ट डिटरमाइंस whether current technical resources be upgraded और added it that fulfill the new requirement। मतलब अगर कोई नया रिक्वायरमेंट है तो फिर एनालिस्ट ये देखता है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं क्या उनको अपग्रेड किया जा सकता है, क्या उनको ट्रेनिंग दिया जा सकता है उस टेक्नोलॉजी का, उनको उसके हिसाब से बनाया जा सकता है, या फिर हमको नए ही स्टाफ्स लाने पड़ेंगे। तो इन सारी चीजों पे स्टडी करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इंश्योर्स दैट कैंडिडेट सिस्टम प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सेस टू व्हाट एक्सटेंड इट कैन सपोर्ट द टेक्निकल इन्हांसमेंट। मतलब फिर ये देखा जाता है कि जो भी हमारा कैंडिडेट सिस्टम है या जो भी सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, जो भी सिस्टम यूज करने जा रहे हैं, क्या हमारे करंट टेक्निकल सिस्टम के हिसाब से है कि नहीं, वो रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं, या फिर हमको टेक्निकल इन्हांसमेंट करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो ये चीजें हैं हमारे टेक्निकल फिजिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट होता है हमारा ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी बेसिकली, नाउ ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हम लोग कहते हैं कि basically it determines whether the system is operating effectively once it is developed and implemented। अगर हमारा सिस्टम बन गया, डेवलप हो गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो क्या इसे ऑपरेट किया जा सकता है इफेक्टिवली कि नहीं। जैसे मान लो हमने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे डाल दिया गया, तो कोई कंप्यूटर चलाने वाला है कि नहीं हमारे यहाँ। नाउ नेक्स्ट ये देखता है कि इट इंश्योर्स दैट द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट द प्रपोज सिस्टम। जो भी प्रपोज सिस्टम है उसे मैनेजमेंट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये इट्स वर्किंग फिजिबल इन द करंट ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में ये कल्चर है कि नहीं, इस तरह से ये वर्किंग फिजिबल है कि नहीं, मतलब ये काम किया जा सकता है कि नहीं। मेनली ऑपरेशन के हिसाब से देखते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, वर्क करना। तो वर्क करने लायक इन्वायरमेंट है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि इट एनालाइजेज whether the user will be affected and they accept the modified और new business method। जो भी हमसे यूजर हमसे जुड़ा हुआ है या जो भी यूजर हमारे साथ हैं, वो इससे कितना अफेक्ट हो रहे हैं, प्लस जो मॉडिफाई किया हमने या फिर जो नया सिस्टम बनाया उसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे यूजर। और इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट जो भी हमारा कंप्यूटर रिसोर्सेस हैं या नेटवर्क आर्किटेक्चर है और कैंडिडेट सिस्टम का, वो सब वर्केबल है कि नहीं। मतलब वो सारे जितने भी चीजें हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं, वो सब चीजें वर्केबल होनी चाहिए, वर्केबल है कि नहीं ये देखता है। ये सब चीजें हैं ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में। नेक्स्ट और भी हैं, जैसे बिहेवियरल फिजिबिलिटी। अगला टॉपिक है हमारा हमारा बिहेवियर फिजिबिलिटी। यस। तो बिहेवियरल फिजिबिलिटी क्या करता है,
It evaluates and estimates the user attitude और बिहेवियर वाट्स द डेवलप द न्यू सिस्टम। हमारे यूजर का क्या एटीट्यूड है नए सिस्टम के प्रति, या जो नया सिस्टम डेवलप हो रहा है उनके प्रति उनका क्या बिहेवियर है, क्या रिएक्शन है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सिस्टम रिक्वायर्स ए स्पेशल इफर्ट टू एजुकेट। क्या हमको अपने लोगों को नया फिर इस सिस्टम को चलाने के लिए फिर से एजुकेट करना पड़ेगा, उनको रीट्रेन करना पड़ेगा, या फिर कुछ एम्प्लॉय का ट्रांसफर करना पड़ेगा, या चेंज द एम्प्लॉय जॉब स्टेटस, क्या उनके जॉब के स्टेटस को चेंज करना पड़ेगा, और कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जो नया सिस्टम ला रहे हैं उससे हमारे बिहेवियर पे क्या असर पड़ेगा, क्या एम्प्लॉय को इम्प्रूव किया जा सकता है, रिट्रेन किया जा सकता है, या उनको हटाना पड़ेगा, नए एम्प्लॉय लाना पड़ेंगे, या फिर उसको नए तरीके से सॉल्यूशन देना पड़ेगा। मतलब इन चीजों के बारे में देखते हैं जो बिहेवियरल फिजिबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट एक होता है हमारा शेड्यूल फिजिबिलिटी। तो शेड्यूल फिजिबिलिटी ये होता है कि जो भी हमको प्रोजेक्ट मिलने वाला है क्या विद इन टाइम मिल जाएगा, या इट इंश्योर्स दैट द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड विद इन द गिवन टाइम। जो भी टाइम कांस्टेंट दिया गया या जो भी शेड्यूल दिया गया, क्या उस शेड्यूल में वह सॉफ्टवेयर बनकर हमें मिल जाएगा, उस शेड्यूल में वो सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। Plus, it also verifies and validates whether the deadline of the project are reasonable or not। जो भी प्रोडक्ट का या जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाने के लिए हाथ में लिया या दिया, तो उसके लिए जो टाइम मिला, जो डेडलाइन मिला, वो रिजनेबल है कि नहीं। रिजनेबल कहने का मतलब वो ऐसा ना कि ज्यादा हो, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत कम हो, एक अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं। तो ये सब हो गए फिजिबिलिटी स्टडी के टाइप्स। अब जब भी ये सारा स्टडी करने के बाद हम लोग एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, जो रिपोर्ट हायर मैनेजमेंट टीम को दिया जाता है, जिसके आधार पे वो प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है। तो इसके लिए हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना पड़ता है। रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होते हैं, तो बेसिकली एट द एंड ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, जब हमारा फिजिबिलिटी स्टडी एंड हो जाता है, तो फिर ये नेसेसरी हो जाता है उसके बाद कि एक प्रिपेयर करो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट मैनेजमेंट के लिए है, ये रिपोर्ट आप बनाकर मैनेजमेंट को दोगे। यह एक तरह का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसका यूज मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। अब चाहे फिजिबिलिटी रिपोर्ट कुछ भी हो, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या होगा, तो पहला तो होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क डन इन द स्टडी। जो भी फिजिबिलिटी स्टडी हुआ उसमें क्या क्या काम हुआ। उसके बाद फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन ऑफ स्टडी, जो भी हमने पढ़ा उसमें क्या क्या मिला, क्या क्या फाइंडिंग्स है उसके, या क्या क्या कंक्लूजन निकला, वो चीज है। तो इन चीजों, यही दो चीज मेनली हमारे रिपोर्ट्स में होते हैं। इनके आधार पे देखो, इनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट का। जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एनालिस्ट हैं वो एनालिसिस करके डिसाइड करते हैं कि हम किस फॉर्मेट में रिपोर्ट बनाकर दे यूजर को या फिर मैनेजमेंट को। चाहे किसी भी फॉर्मेट में दे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या बेसिक मटेरियल्स हैं जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में होने ही चाहिए। कुछ थिंग्स हैं जो बेसिकली फिजिबिलिटी रिपोर्ट में होते ही हैं। फॉर्मेट कुछ भी हो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जो डेटा है वो होने चाहिए। जैसे अब इसमें क्या क्या होने चाहिए, तो एक तो सबसे पहले रहता है द ऑब्जेक्टिव या गोल ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा है द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस नीडेड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद a comment on how the present system achieves or fail to achieve those objective। जो भी, जिस काम के लिए हमने नया सिस्टम बनाया, जिस काम के लिए हमने नया सिस्टम बनाया उसमें हमारे
पुराने सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम था, कैसे वह उस गोल को अचीव कर रहा था, या गोल को अचीव करने में कहाँ कहाँ वह फेल हो रहा था, इन चीजों के बारे में। तो ये सारी चीजें हमको फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में लिखने पड़ते हैं। और भी कुछ चीजें हैं जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में ऐड होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट है हमारा इंटरफेसेस विथ अदर सिस्टम, यानी जो भी हमारा सिस्टम है उनका दूसरे सिस्टम से इंटरफेस कैसा है, और इम्प्लीकेशन क्या क्या है उन इंटरफेसेस में, मतलब कहाँ कहाँ किस किस तरह के इंटरफेस से वो मैच कर सकता है, किस किस जगह पे वो रिजेक्ट करना पड़ेगा। नाउ प्रेजेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट, अभी का कितना कॉस्ट था, किस प्रेजेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कंडीशन, कौन कौन से कॉस्टिंग कितना था, प्रेजेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना था, किस कंडीशन में, और स्ट्रक्चर का जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है या स्टाफिंग लेवल है उनके आधार पे। उसके बाद फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट टाइम, एक एस्टिमेट सिस्टम डेवलपमेंट में कितना टाइम लगेगा, रिलेटेड ड्राफ्ट, एक मतलब टाइम टेबल कि कब क्या होगा, कैसे होगा, कब टेस्टिंग होगा, कब कोडिंग होगा, इन सब के बारे में। उसके बाद अ शेड्यूल ऑफ हार्डवेयर, कब 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 हमको नया हार्डवेयर चाहिए, अदर रिक्वायरमेंट जैसे सिस्टम हमको कब मिल सकता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वीकेंड्स पे मिलेगा या किसी कभी भी मिल सकता है, नाइट को मिलेगा, इसके बारे में। उसके बाद एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, इससे हमको कितना बेनिफिट्स हो सकता है नया सिस्टम डालने से, प्लस एक कॉस्ट बेनिफिट का प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मिलता है, और फिर उसके कंक्लूजन्स, और एक एनालिस्ट के तरफ से रिकमेंडेशन। तो ये सारी चीजें हमारे फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उनके टाइप कौन कौन से हैं, और जब हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डालते हैं। नाउ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक थैंक यू।